कर्ता का विभक्त चिन्ह ने, इसको हम कैसे पहचानते हैं? किसने, कौन, इसको हम जब ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो हमें जवाब मिल जाता है। ठीक है, कर्ता का विभक्त चिन्ह ने। ठीक है बेटा, क्लियर ना? कर्ता मतलब जो कार्य को कर रहा है, जो कार्य को संपादित कर रहा है, वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। क्लियर ना बेटा? दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्त चिन्ह को होता है। इसमें क्या लिया जाता है कि किसके, कहाँ, क्या। जब ये हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, कर्म कारक का विभक्त चिन्ह को, जिसको हम कैसे जानते हैं? किसके, कहाँ और क्या। जब हम शब्द प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तब ये चीज़ें समझ में आती हैं। जब हम इसको लगा के कुछ प्रश्न पूछते हैं तो हमें जवाब मिल जाता है। तीसरा है करण कारक। करण कारक का विभक्त चिन्ह होता है से या के द्वारा। इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्रिया हुई है उसका साधन क्या है या उपकरण क्या है। जैसे आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि आप पेन से लिखते हैं, तो आप किससे लिखते हैं? अगर हम सवाल पूछते हैं किससे लिखते हैं, तो आपका जवाब आता है ना कि पेन से। ठीक है, इसके द्वारा आप साइकिल के द्वारा या ऑटो के द्वारा स्कूल आते हैं। ठीक है, इसमें हम कौन सा क्वेश्चन लगा देते हैं? इसमें हम लगाते हैं किससे या किसके द्वारा। क्या लगाते हैं? किससे या किसके द्वारा, किसके द्वारा। ठीक है बेटा। चौथा है आपका संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक का विभक्त चिन्ह क्या होता है? के लिए। क्या होता है? के लिए, या फिर होता है इसका को। संप्रदान का मतलब होता है कि जहाँ क्या होता है, जिससे क्रिया के उद्देश्य मतलब कि जो कार्य हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, मतलब क्या है का बोध हो, या जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए। मतलब जो काम हो रहा है, आप किस लिए पढ़ते हैं? एक अच्छी जॉब के लिए, एक अपना नाम कमाने के लिए, मतलब एक रेपुटेशन पाने के लिए, एक अपना स्टेटस बनाने के लिए हम ज़्यादा मेहनत करके पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे मेहनत करते हैं एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए, राइट ना? आप उस चीज़ के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, आप माली पेड़ों को पानी देता है किस लिए? ताकि पेड़ पौधे क्या हों, अच्छे से हरे भरे रहें। ठीक है, संप्रदान किसके लिए? ताकि उसमें फल अच्छे से आए, फूल अच्छे से आए, जिसके लिए वो कार्य किया जाए, जो संपन्न हो, कार्य हो, वो जिसके लिए किया जाए, वो क्या कहलाता है? संप्रदान कारक। ठीक है, जैसे पिताजी बच्चों के लिए उपहार लाए, तो पिताजी किसके लिए गिफ्ट लेके आए? बच्चों के लिए। ठीक है, पिताजी ने जो कार्य किया वो किसके लिए किया? बच्चों के लिए। क्लियर हुआ ये? यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे हम लगाते हैं सेंटेंस कि किसके लिए या किसको। क्या लगाते हैं बेटा यहाँ पे? किसके लिए। अगर हमने जो एग्जाम्पल दिया ना कि पिताजी बच्चों के लिए उपहार लाए, अगर आप ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो पता चल जाता है उपहार किसके लिए आया? बच्चों के लिए। क्लियर बेटा। पांचवा है आपका अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्त चिन्ह होता है से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है अलग होने का। ठीक है, याद रखिए ये से और ये से दोनों में बहुत अंतर है बेटा। अपादान और करण कारक दोनों में सबसे बड़ा अंतर है कि इसमें अलग होने का भाव बताता है और इसमें साधन बताता है, प्रयोजन बताता है। ठीक है बेटा, जिसके द्वारा काम किया जाए। और अपादान में क्या बताता है? अलग होने का भाव। जैसे कि इसमें हमने कहा ना कि आप पेन से लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे माध्यम बताया गया, लेकिन यहाँ पे भी करण, इसमें विभक्त चिन्ह क्या है? अपादान का विभक्त चिन्ह से है और इसका भी से है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इसमें अलग होने का भाव है और इसमें साधन का भाव है। एनी डाउट बेटा? अलग होने का भाव और साधन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अपादान क्या करता है? जब हम किसी चीज़ से अलग होते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कहाँ से? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्तों का अलग होने का भाव बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट है बेटा इसमें अपादान और करण कारक में? नहीं ना? जैसे हम इसको सवाल करके पूछ सकते हैं कहाँ। ठीक है,
कहाँ सवाल लगा, कहाँ से सवाल लगाते हैं तो हमें जवाब मिल जाता है कि वहाँ से। ठीक है बेटा। छठा है आपका संबंध कारक। कौन सा कारक है? संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्त चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, का, की, के, रा, री, रे या नानी ने। इसमें हम जब लगाते हैं किसका, किसका वर्ड लगा देते हैं, किसका, किसके, किसकी। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि इस संबंध में क्या होता है, जहाँ जब दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाता है, क्या, दो शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध बताया जाता है। जैसे राम अपनी साइकिल चला रहा है, किसकी साइकिल? खुद की, संबंध बताया जा रहा है। राम किसकी साइकिल चला रहा है? अपनी साइकिल। यहाँ पे याद रखिएगा का, की, के पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। संबंध, जब हम संबंध बताते हैं एक शब्द का दूसरे शब्द से, वाक्य में आए शब्दों का संबंध बताते हैं, वहां पे क्या होता है बेटा? संबंध कारक। एनी डाउट? बेटा हमें नहीं पता कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप कितना समझ पाते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे फिर पूछ सकते हैं, लेकिन बिना समझे किसी चीज़ को मत पढ़िएगा। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। एक बार ये वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, फिर आप अपनी बुक्स को रीड करिए। उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो हमसे आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन पढ़ना और कोशिश करना ये आपको खुद करना है बेटा। ठीक है। ठीक है, तो हम पढ़ा रहे हैं सातवां क्या है? अधिकरण कारक। क्या है बेटा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर। में या पर। इसको हम कैसे पहचानते हैं? जैसे हम कहते हैं इसमें किस में या किस पर। किस पर। आप एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, माता जी छत पर टहल रही हैं। माता जी छत पर टहल रही हैं। तो जो टहलने का काम हो रहा है माता जी करता हो गई, जो टहलने का काम हो रहा है वो किस पर हो रहा है? जो क्रिया हो रही है वो किस पर हो रही है? छत पर। किस पर हो रही है? छत पर। तो पता चल रहा है ना कि वो जो कार्य हो रहा है, जो माता जी संज्ञा हो गई, और जो कार्य कर रही हैं, जो क्रिया हो रही है वो किस पर हो रही है? छत पर। ठीक है, कोई डाउट? अधिकरण कारक का विभक्त चिन्ह होता है में और पर। जब हम ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं किस में या किस पर, तो हमें उसका जवाब मिल जाता है। ठीक है बेटा। 8वां है आपका संबोधन कारक। क्या है? संबोधन कारक। संबोधन कारक का विभक्त चिन्ह होता है हे, अरे। ठीक है, इसका मतलब होता है, सबसे पहली बात कि संबोधन कारक जब लगता है तो ये अक्सर आपके वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगता है। बेटा ध्यान रखिएगा, यही संबोधन कारक एक ऐसा कारक है इन 8 कारकों में जो वाक्य के शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द शुरू होने से पहले लगता है। सिर्फ एक संबोधन कारक ऐसा कारक है जो वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के शुरू होने से पहले लगता है। बाकी ये सारे 7 कारक संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये 7 कारक संज्ञा और सर्वनाम के बाद में लगते हैं, लेकिन संबोधन कारक हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्द इस्तेमाल होने के पहले लगता है। ठीक है बेटा, इसको हम कैसे जानते हैं? इसके लिए हम संबोधन जब हम कुछ कहते हैं किसी से, कि जैसे हमने कहा कि किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए, या हम जब किसी से को सावधान करते हैं, कहते हैं हे ईश्वर इसे सद्बुद्धि देना, कहते हैं ना, तो हम इसे जब शब्द हमने इस्तेमाल किया तो उसके पहले हमने क्या कहा? हे ईश्वर या हे प्रभु कहा ना। या फिर हम जब किसी को सचेत करते हैं, अरे रुकना कहते हैं ना, तो हमने अरे शब्द पहले लगाया, बाद में रुकना हमने शब्द इस्तेमाल किया। मतलब शब्द के शुरू होने से पहले ही संबोधन कारक का विभक्त चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, ये सब चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आई हैं तो आप एक बार फिर इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब एक बार आप इसको इस तरह से देख लीजिए। कारक के कितने, पहले हमने आपको समझाया, क्या समझाया? कारक। ठीक है, कारक की डिफिनेशन, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध
वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होने का पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कारक कहते हैं। क्लियर? गीता ने दूध पिया, गीता यहाँ पे क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है बेटा, अब हम बताते हैं कारक के भेद। मैंने आपको अभी समझाया है कि कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है बेटा, पहला कर्ता कारक जिसमें ने इसका विभक्त चिन्ह है। दूसरा कर्म कारक को विभक्त चिन्ह, करण कारक से या के द्वारा विभक्त चिन्ह, संप्रदान कारक के लिए को अपादान कारक से अलग होना, संबंध कारक काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण कारक में या पर, संबोधन कारक हे अरे अरे। ठीक है बेटा, एनी डाउट? अब हम आते हैं पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध होता है। किसका बोध होता है? कि जिसने उस कार्य को संपादित किया, मतलब पूरा किया, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है बेटा, जिसने कार्य को किया वो क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, मोहन ने खाना खाया, खाना खाने का काम कौन किया? मोहन ने। कोई डाउट? दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का मतलब होता है, इसकी डिफिनेशन है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। क्रिया का फल का मतलब जो कार्य किया गया। मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना, मोहन चाकू से सब्जी काटता है, कह रहा है कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। इसमें क्रिया का फल किस पे पड़ा? सब्जी पर पड़ा ना, सब्जी पर पड़ा ना। चाकू तो ये भी संज्ञा है, लेकिन चाकू अलग था। मैंने आपको समझाया है जब इन तीनों एग्जाम्पल्स को, तो मैंने बताया ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, मोहन भी संज्ञा है, चाकू भी संज्ञा और सब्जी भी संज्ञा, लेकिन तीनों संज्ञाएं अलग अलग ढंग से अलग अलग रूप में प्रयोग हुई हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्या? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसमें क्रिया का फल किस पे पड़ा है? मोहन ने सांप को मारा। यहाँ पर किसका फल? सांप क्या है? कर्म कारक। किस पे पड़ा? मोहन ने कार्य किया, किसको? सांप को मारने का। तो कर्म किस पे हुआ? फल किस पे पड़ा? कर्म जो किया गया, जो क्रिया हुई वो किस पे हुई? सांप पर हुई। मारने का काम मोहन ने किया, तो ये तो कर्ता हो गया, मोहन तो कर्ता हो गया, लेकिन सांप क्या हुआ? कर्म हुआ, क्योंकि मारने का फल इसी पे पड़ा ना बेटा। कोई डाउट? तीसरा है करण कारक। करण कारक का मतलब होता है, इसकी डिफिनेशन है, संज्ञा आदि शब्दों के, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के, क्रिया मतलब जो काम हो रहा है, के साधन का बोध होता है। साधन मतलब बताया ना मैंने आपको, साधन मतलब जो माध्यम होता है, जिसके माध्यम से वो कार्य हुआ, वो क्या होता है? अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है, वह करण कारक कहलाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना कि आप लिखने का काम किससे किए? पेन से। मम्मी कलछल से सब्जी चलाती हैं। ठीक है, मतलब जिस माध्यम से, या जो मैकेनिक है वो अपने औजार से साइकिल बनाता है। ये सारी चीज़ें जो माध्यम से कार्य होता है, वो माध्यम क्या कहलाता है? करण कारक। वह साइकिल से स्कूल जाती है। ठीक है, वह साइकिल से स्कूल जाती है। ठीक है, यहाँ पे किससे स्कूल जाती? साधन क्या है? साइकिल। ठीक है, माध्यम भी हुआ और साधन भी हुआ। एनी डाउट बेटा? कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक तीनों क्लियर हो गए बच्चे? अब हम अगला बताते हैं आपको। अगला क्या है? संप्रदान कारक। इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको लिख के इसलिए समझाने के उचित समझा ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से देखिए। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का मतलब अर्थ होता है, संप्रदान कारक का अर्थ है देना। जब हम किसी चीज़ को किसी को देते हैं, कोई वस्तु या कुछ भी, यहाँ पे क्या करता है? कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है। कर्ता मतलब जिसने वह कार्य किया वो किसी के लिए। ठीक है, मम्मी आपके लिए खाना पकाई। जहाँ कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को हम संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? कह रहा है संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। इसमें जो कार्य करता है और जिसके लिए कार्य करता है या कुछ देता है, उसको जब हम व्यक्त करने का काम करते हैं तो वो किसके द्वारा करते हैं?
संप्रदान कारक के द्वारा। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए या को। क्या है बेटा? यहाँ को है या के लिए है इसकी विभक्ति चिन्ह। ठीक है, जैसे राधिका ने सीता को पेंसिल दी। राधिका ने देने का काम किसको किया? सीता को। क्या देने का काम किया? पेंसिल। ठीक है, कोई डाउट बेटा? नहीं ना। पांचवा है अपादान कारक। जब हम, एक बात और बेटा, जब हम संप्रदान कारक की पहचान करते हैं तो हम क्या करते हैं? मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, संप्रदान कारक का जब हम पहचान करते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ किसके लिए जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यह संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की पहचान के लिए हम किसके लिए या किसको प्रश्न का सब प्रयोग कर कर हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। मैंने अभी समझाया आपको कि करण कारक और अपादान कारक में दोनों का ही विभक्ति चिन्ह, नहीं सॉरी, हाँ, दोनों की ही विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। ठीक है, लेकिन करण कारक में क्या होता है? करण कारक में माध्यम बताया जाता है और अपादान कारक में साधन बताया जाता है। आप साइकिल से स्कूल आते हैं, यहाँ क्या कह रहा? महावत हाथी से गिर गया। ठीक है, क्या हुआ? महावत क्या हुआ? हाथी से अलग हो गया। गिर गया मतलब अलग हो गया। यहाँ पे अलग होने की बात बताई गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि सोहन साइकिल से स्कूल जाता है। ठीक है, ये कौन सा कारक हुआ बेटा? ये हुआ करण कारक। लेकिन हमने कहा क्या, यहाँ पे अगर हमने इसी सेंटेंस को हम बना देते हैं, सोहन साइकिल से गिर गया। गिर गया। ठीक है, सेंटेंस दोनों एक ही हैं। क्लियर बेटा? सोहन साइकिल से स्कूल जाता है, ये हो गया करण कारक। लेकिन सोहन साइकिल से गिर गया, ये हो गया अपादान कारक। क्या हो गया बेटा? अपादान कारक। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सोहन क्या हुआ? साइकिल से अलग हो गया। ठीक है, यहाँ माध्यम, यही साइकिल यहाँ माध्यम है क्या? स्कूल जाने की। लेकिन वही साइकिल जब हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया तो क्या हुआ? अलग होने का। सोहन कैसे हुआ? साइकिल से गिर के अलग हो गया। क्लियर हो गया ये दोनों बेटा? ठीक। अपादान कारक का मतलब होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, महावत हाथी से गिर गया। क्लियर हो गया ना बच्चों? छठा है संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। संबंध कारक का मतलब होता है शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध प्रकट हो, वह संबंध कारक कहलाता है। क्लियर? यह मेरी टीवी है। ये जो सामने, यह तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? सर्वनाम शब्द हो गया। मेरी टीवी है, संबंध बता रहा है कि ये जो टीवी है ये किसकी है? मेरी है, किसी और की नहीं है। यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है। किसका? सर्वनाम शब्द का टीवी से। ठीक है, कोई डाउट है बेटा? नहीं ना। सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है। आधार मतलब जिस बेस पे कोई चीज है का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, कह रहा है अधिकरण कारक शब्द जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में या पर। जैसे कि मैं पलंग पर लेटा हूँ। ठीक है, कह रहा है मैं कहाँ पर लेटा हूँ? में या पर है किसका? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह। कहाँ पर लेटा हूँ? पलंग पर। आप कह सकते हैं जैसे माता जी छत पर टहल रही हैं। क्या हुआ? छत पर। यहाँ पे माता जी तो संज्ञा हो गई। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माता जी छत पर टहल रही
हैं। ठीक है, माता जी छत पर टहल रही हैं। छत पर टहल रही हैं, छत पर, बेस क्या है? छत है ना, टहलने का काम कर रही हैं, जो क्रिया कर रही हैं वो कहाँ कर रही हैं? छत पर। यही ना आपको इस अधिकरण कारक में समझाया गया है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है। माता जी ने जो काम किया वो कहाँ किया? छत पर। कौन सा काम? टहलने का काम। वो आधार बताया गया, किस आधार पर? मैं पलंग पर लेटा हूँ। कहाँ पर लेटे हैं? पलंग पर। आधार समझ में आ रहा है बेटा? अधिकरण कारक का विभक्त चिन्ह क्या है? में या पर। एनी डाउट बच्चों? लास्ट है संबोधन कारक। आपका 8वां कारक है संबोधन कारक। संबोधन शब्द का मतलब होता है कि शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है बेटा, जब हम किसी को बुलाने का काम करते हैं या किसी को अलर्ट करते हैं, सचेत करते हैं, अरे उधर मत जाओ कहते हैं ना, अरे रुको, कुछ ऐसा सेंटेंस, या फिर हम कहते हैं सुनो, सुनो वर्ड भी जब हम बोलते हैं तो वहाँ के बाद हम विस्मय आदि बोधक सिंबल का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये आपको हमने पहले भी बता रखा है। ठीक है, संबंध कारक, संबोधन कारक। संबोधन का मतलब होता है जब हम किसी को बुलाते हैं। इसकी डिफिनेशन है, शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? अरे, सुनो, इधर, ठीक है, रुको, ये सब हम क्या करते हैं? संबोधन कारक में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहते हैं हे ईश्वर, इसे सद्बुद्धि देना, कहते हैं ना बेटा, कहते हैं ना हम इस तरह से जब हम किसी को संबोधित करते हैं, या फिर जब किसी को हम बुलाने का काम करते हैं। अरे रुको, सुनो, ये सब क्या है? संबोधन कारक। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि संबोधन कारक क्या होता है? ये हमेशा संज्ञा शब्द के पहले आता है। ठीक है, बाकी मैंने अभी आपको ये बताया था ना बेटा कि बाकी जो शब्द हैं, बाकी जो कारक है, बाकी जो कारक हैं इसके बाद कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद इनका प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन संबोधन कारक एक ऐसा कारक है जो हमेशा संज्ञा सर्वनाम, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम आने से पहले ही इनका प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, एनी डाउट? मैंने आपको ये चैप्टर क्लियर करवा दिया है। आप एक बार चाहें तो और इसको समझ सकते हैं अच्छे से। कारक की डिफिनेशन, कारक के कितने भेद होते हैं, हर कारक का डिफिनेशन क्या है, अलग अलग इसकी डिफिनेशन है, अलग अलग ढंग से इसको समझा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम क्या है? अलग बदले हुए रूप ही कारक कहलाते हैं। ये सब बदले हुए रूप में ही ना आए हैं बेटा, मैंने आपको क्लियर करा दिया। एटलीस्ट लास्ट बेटा, चैप्टर ख़त्म होने से पहले हम आपको एक बात और बता दें बच्चों, बेटा जब भी आप पढ़िएगा इसको बुक ज़रूर रीड करिएगा। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद भी आप बुक ज़रूर रीड करिएगा। बुक सामने रखिए, कॉपी सामने रखिए, जो प्रॉब्लम हो उसको उसी समय नोट कर लीजिए रफ कॉपी में कि आपको पूछना क्या है। ठीक है, और इस चीज़ को जब भी एक एक चीज़ पढ़िए, हम पढ़ाते हैं जिस भी माध्यम से, जैसे भी आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आमने सामने नहीं हैं तो क्या, कम से कम इसके माध्यम से भी जो आप पढ़ रहे हैं उसको बेटा आराम से पढ़ने की कोशिश करिए, और सबसे बड़ी बात उसको समझने की कोशिश करिए। चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं अगर आप उसको 1 से 2 बार 3 बार पढ़ने की कोशिश करें। जब हम कहते हैं ना करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, जब हम किसी चीज़ की कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं बेटा तो वो अच्छे से समझ में आ जाती। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेटा पूरा मन लगा के पढ़िए। हमारी यही दुआ है कि आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।